नमस्कार, जय हिंद। कैसे हैं दोस्तों? उम्मीद करता हूं शानदार होंगे। और आप लोगों का डिमांड था कि इकोनॉमिक्स के प्रश्न कराइए, तो देखिए मैं बता दूं, पूर्व में मतलब कि पहले इकोनॉमिक्स के 100 क्वेश्चन का एक आपको क्लास करा दिया था। आज भी 100 क्वेश्चन का एक क्लास करा दे रहा हूं। अभी लगभग 300 प्रश्न और करा दूंगा, लगभग 500 प्रश्न इकोनॉमिक्स के करा दूंगा, ताकि आपका इकोनॉमिक्स का जो डर है, टेंशन है, वह समाप्त हो जाएगा। और ऐसा नहीं कि कुछ भी उठा के करा दूंगा। इस वीडियो को देखें आप, आपको समझ में आ जाएगा कि किस लेवल का इकोनॉमिक्स अर्थशास्त्र में करा रहा हूं। ठीक उसी लेवल का कराऊंगा जो एग्जाम में पूछा जाता है। ऐसे नहीं, हमारे साथ जुड़ने से आपको एक फायदा हो रहा होगा या एक अनुभव हो रहा होगा। आप इन चीजों को देख रहे होंगे कि ऐसे नहीं कि बस खाना पूर्ति के लिए कि चलो कुछ भी मैं पढ़ा दिया, हमारा काम हो गया। ऐसा मैं नहीं कर रहा हूं। मैंने जिम्मेदारी ली है आपको पास कराने की। वो जिम्मेदारी मेरी है कि क्या आपको पढ़ना है वो मैं तय करूंगा, सिलेबस के अनुसार मैं आपको उपलब्ध कराऊंगा। ऐसे नहीं कि मैं कुछ भी दे दिया कि चलो भाई हम तो दे दिए, पढ़ो या मत पढ़ो। ये मैं नहीं करता हूं। चाहे आप आज हमसे जुड़े हो या एक साल पहले से जुड़े हो, मैं इस बात का हमेशा ख्याल रखता हूं कि वो एग्जाम आप नहीं बल्कि मैं दे रहा हूं, और मुझे एग्जाम में बैठना है। इस लेवल से मैं तैयारी कराता हूं, तभी जाकर के चीजों को आप तक सही ढंग से डिलीवरी कर पाता हूं और पहुंचा पाता हूं। तो चलिए आज भी हम आनंद लेते हैं इन 100 थोड़े मध्यम स्तर के प्रश्नों का। और बताइएगा वीडियो के आखिरी में कैसा लगा आज का ये सेशन। तो चलिए शुरू करते हैं। पहले सवाल की ओर हम रुख करते हैं और देखते हैं पहला सवाल। देखिए क्या कह रहा है, आइए देखिए, ध्यान रखिएगा। अर्थव्यवस्था में छोटी आर्थिक इकाई का अध्ययन अर्थशास्त्र की किस शाखा के अंतर्गत किया जाता है? अब आपसे सीधा प्रश्न पूछ रहा है कि छोटी शाखा का है ना, छोटी शाखा का पूछ रहा है। तो अगर आपको नहीं भी आता है और आप अकॉर्डिंग टू ऑप्शन जाना चाहेंगे, तो आप इस पर अच्छे से पकड़ बना सकते हैं। ठीक है, क्या कहा जाएगा? 4 ऑप्शन देख लीजिए। सूक्ष्म अर्थव्यवस्था, समष्टि अर्थव्यवस्था, विकास अर्थव्यवस्था या सार्वजनिक अर्थव्यवस्था। तो अर्थव्यवस्था की जो छोटी आर्थिक इकाई है, इसका जो अध्ययन है वह आपको कहा जाएगा माइक्रो इकोनॉमिक्स। माइक्रो, तो विकल्प में आप देखेंगे माइक्रो जो है वह ए में है। ए में सूक्ष्म अर्थव्यवस्था कहा जाता है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, सूक्ष्म अर्थव्यवस्था सही आंसर हो जाएगा। दूसरा प्रश्न देखिए क्या कह रहा है। आइए दूसरा सवाल। मिश्रित अर्थव्यवस्था की संकल्पना किस अर्थशास्त्री ने दी? मिक्स्ड इकोनॉमिक कॉन्सेप्ट वाज गिवन बाय। किसने दी मिश्रित अर्थव्यवस्था की संकल्पना? तो इनका नाम है जॉन मेनार्ड किन्स। जी हाँ, जॉन मेनार्ड किन्स। मेनार्ड किन्स ने, याद रखिएगा आप, मेनार्ड किन्स ने मिश्रित अर्थव्यवस्था, इनका नाम भी देखिए आपको मिश्रित लग रहा होगा, 3 नामों का मिश्रण, जॉन मेनार्ड किन्स। तो कहेंगे हाँ सर, ये भी मैं कर लूंगा। आइए, विनिर्माण क्षेत्र किस सेक्टर के अंतर्गत आता है? मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर बिलोंग्स टू विच सेक्टर? किस क्षेत्र के अंतर्गत आता है विनिर्माण क्षेत्र? तो आप बताएंगे कि यह सेकेंडरी सेक्टर के अंतर्गत, यानी कि द्वितीय क्षेत्र के अंतर्गत यह आता है। तो यहां पर भी विकल्प जो है बी सही हो जाएगा। ठीक है, बी विकल्प सही हो जाएगा। चलिए अगला सवाल देखिए। अहस्तक्षेप सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? अहस्तक्षेप सिद्धांत, ठीक है। तो 4 विकल्प हैं आपके पास, स्मिथ हैं, किन्स हैं, कार्ल मार्क्स हैं और मील हैं। तो अहस्तक्षेप का जो सिद्धांत दिया था वह दिया गया था एडम स्मिथ के द्वारा। जी हाँ, वेल्थ ऑफ नेशन आपने पढ़ा होगा, वेल्थ ऑफ नेशन के बारे में। तो यह भी पुस्तक इन्हीं की है, वेल्थ ऑफ नेशन, एडम स्मिथ। तो ध्यान रखिएगा, हस्तक्षेप का सिद्धांत का प्रतिपादन भी स्मिथ ने किया था। चलिए अगला सवाल, 5वां प्रश्न। भारत में उच्च बचत के बावजूद विकास दर कम है, इसका मुख्य कारण क्या है? कह रहा है कि उच्च बचत तो ज्यादा है लेकिन तब भी भारत में विकास दर कम है। तो विकास दर कम क्यों है? क्योंकि यहां पूंजी उत्पादन अनुपात अधिक है। जी हाँ,
पूंजी उत्पादन अनुपात अधिक है, विकास दर कम है, बचत तो है ज्यादा, बाकी विकास उतना नहीं है, क्योंकि पूंजी उत्पाद अनुपात जो है यह कम है। तो ए ऑप्शन ध्यान रखिएगा, सवाल संख्या 5वां का विकल्प जो है ए सही हो जाएगा। आइए छठवें सवाल की ओर बढ़ते हैं, देखते हैं क्या है। चलिए आइए, जीवन प्रत्याशा सूचकांक की गणना में अधिकतम और न्यूनतम आयु क्या होती है? जीवन प्रत्याशा सूचकांक की जब गणना की जाती है तो अधिकतम आयु और न्यूनतम आयु खो जाता है। तो न्यूनतम आयु आप याद रखिएगा कि न्यूनतम 20 वर्ष है, और तो 20 वर्ष वाले में अधिकतम कौन सा है? 85 वर्ष। तो ध्यान रखिएगा 85 वर्ष अधिकतम और न्यूनतम 20 वर्ष। चलिए अगला प्रश्न देखिए क्या कह रहा है अगला सवाल, 7वां। हाँ, राष्ट्रीय आय लेखा प्रणाली का जन्मदाता किसे कहा जाता है? फादर ऑफ नेशनल इनकम अकाउंटिंग। जी हाँ, राष्ट्रीय आय लेखा प्रणाली का जो जन्मदाता है वह कहा जाता है किसे? तो रिचर्ड स्टोन को। जी हाँ, राष्ट्रीय आय प्रणाली का जन्मदाता जो है वो रिचर्ड स्टोन को कहा जाता है। तो ध्यान रखिएगा, अच्छा याद रखना है, जब आय ज्यादा होगा भैया तो रिच तो आप हो ही जाएंगे, तो याद करिएगा कि हाँ रिच हो गया रिचर्ड। ठीक है, ओके। चलिए अगला सवाल, भारत में बचत में सर्वाधिक योगदान किस क्षेत्र का है? बचत में सबसे ज्यादा योगदान जो होता है ना वह होता है घरेलू क्षेत्र का। जी हाँ, किसका? घरेलू क्षेत्र का, हाउस होल्ड सेक्टर का। तो ध्यान रखिएगा घरेलू क्षेत्र सही आंसर हो जाएगा। आइए, भारत की घरेलू बचत में सबसे बड़ा हिस्सा किसका है? भारत के घरेलू बचत में सबसे बड़ा हिस्सा यानी कि लार्जेस्ट कंपोनेंट ऑफ हाउस होल्ड सेविंग इन इंडिया, इसका हो जाएगा फिजिकल एसेट्स। जी हाँ, भौतिक परिसंपत्तियों का जो है वह हो जाएगा सर्वाधिक हिस्सा। हालांकि बैंक जमा का भी है, शेयर का भी है, बट सर्वाधिक पूछ रहा है सबसे बड़ा हिस्सा, तो इसलिए हम भौतिक परिसंपत्तियों फिजिकल एसेट्स का बताएंगे। जैसे घर में जमा जो भी सामान संपत्ति है वो सारी चीजें। आइए 10वां प्रश्न, मुद्रास्फीति व कर प्रभाव सहित जीडीपी को कहते हैं। जी हां, मुद्रास्फीति व कर प्रभाव सहित जीडीपी को कहते हैं। तो उसको कहते हैं हम कौन सा जीडीपी? तो उसको हम कहेंगे वास्तविक जीडीपी। ध्यान समझना है प्रश्न को, मुद्रास्फीति व कर प्रभाव सहित, सहित कह रहा है, रहित नहीं, सहित जीडीपी को कहते हैं तो वास्तविक जीडीपी यानी कि रियल जीडीपी कहते हैं। ध्यान रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न, आइए, भारत में सकल घरेलू उत्पाद का सबसे बड़ा हिस्सा किस क्षेत्र से प्राप्त होता है? भारत में जो सकल घरेलू यानी कि जीडीपी प्राप्त होता है वह जीडीपी सर्वाधिक किससे प्राप्त होता है? तो यह सर्विस सेक्टर से यानी कि सेवा क्षेत्र से प्राप्त होता है। देखिए, सकल घरेलू उत्पाद का हिस्सा पूछे तब बताएंगे जीडीपी, और यहां जो आपको मैंने घरेलू बताया है यह बचत में कह रहा है कि भारत में बचत में सर्वाधिक योगदान तो घरेलू सेक्टर होगा। ठीक है, बचत में होगा घरेलू सेक्टर और सकल घरेलू में होगा सेवा क्षेत्र। तो ध्यान रखना है, यहां पर कंफ्यूजन क्रिएट ना होने पाए, सर्विस सेक्टर लगा के आगे बढ़ जाना है। चलिए अगला प्रश्न, आइए, 1944 में गांधीवादी योजना किसने प्रस्तुत की थी? एक चीज मैं और बता दूं, कुछ प्रश्न जो थे वो गलत हो जाते थे, तो हमने सारे प्रश्नों का गूगल से चेक कर लिया है, तो गूगल पर जो आंसर बताया है मैंने उसी आंसर को आपसे शेयर किया है। ठीक है ना, तो ध्यान रखें। तो गांधीवादी योजना जो 1944 में प्रस्तुत की गई थी वह श्रीमन नारायण अग्रवाल के द्वारा, किसके द्वारा? श्रीमन नारायण अग्रवाल के द्वारा यह योजना प्रस्तुत की गई थी। तो ध्यान रखिएगा, नाम याद रखना है श्रीमन नारायण अग्रवाल। ओके, चलिए हम चलते हैं आगे। अगला प्रश्न, विकास का भारतीय मॉडल किसके हितों की रक्षा करता है? तो जो विकास का भारतीय मॉडल है यह समझ लीजिए कि दोनों का रक्षा करेगा, व्यक्ति और राज्य दोनों का रक्षा करेगा, बोथ इंडिविजुअल एंड स्टेट दोनों की रक्षा करेगा विकास का भारतीय मॉडल। ओके, चलिए अगला सवाल देखते हैं क्या कह रहा है। समाजवादी समाज की स्थापना का लक्ष्य किस पंचवर्षीय योजना के मध्य रखा गया है? ठीक है, मतलब जो समाजवादी समाज की स्थापना करने का जो लक्ष्य था यह कौन सी पंचवर्षीय योजना? तो एक पंचवर्षीय योजना थी, उसका था कार्यकाल 1956 से 61, इस 56 से 61 है ना, 56 से 61 इसी के दौरान ये हुआ था। अब आप कहेंगे कि 56 से 61 कौन वाला था? तो ध्यान रखें
पहला जो था वह 51 से 56 था, 1951 से 56 था। दूसरा 56 से 61 था, ठीक है। तीसरा 61 से 66 था। चौथा 69 से 74 था, ठीक है। फिर 74 से आपका 78 था। 80 हालांकि था लेकिन वो पहले ही बीच में हो गया था, है ना। तो ये ध्यान रखिएगा। इसी तरह से आगे है, आगे हम देखेंगे। चलिए आगे चलते हैं। 15वां, हाँ, महिला अंश योजना किस पंचवर्षीय योजना से प्रारंभ हुई? महिला अंश योजना की बात की जा रही है। तो महिला अंश योजना जो प्रारंभ हुआ है यह 9वीं पंचवर्षीय योजना से प्रारंभ हुआ है। कौन सी? 9वीं पंचवर्षीय योजना से प्रारंभ हुआ है महिला अंश योजना। तो ध्यान रखिएगा। आइए अगला सवाल देखिए क्या कह रहा है। प्रश्न वैसा लाया हूं जो या तो एग्जाम में या तो यहां, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा। चलिए, नाबार्ड की स्थापना किस पंचवर्षीय योजना में हुई? नाबार्ड की स्थापना किस पंचवर्षीय योजना में हुई? तो नाबार्ड, अब आपको पता होना चाहिए कि नाबार्ड की स्थापना हुई कब थी, है ना। यही नहीं जानकारी होगा तो कैसे निकाल पाएंगे। तो नाबार्ड की स्थापना जो है वह डेट भी याद रखना है, 12/7/82। जी हाँ, 12/7 का मतलब 12 जुलाई, जुलाई आएगा ना, 12 जुलाई 82। ये ध्यान रखिएगा। आप कहेंगे सर ये कौन सा पंचवर्षीय योजना रहा होगा? तो मैंने बताया था पहला 51-56, दूसरा 56-61, तीसरा 61-66, 69-74, ठीक है। फिर 80 तक था, 78 में समाप्त हो गया। फिर पांचवा जो था, छठा जो था वो 80-85। अब आप 82 में ही वो हो रहा है, तो ये छठवें के अंतर्गत आना चाहिए, बिल्कुल आएगा। चलिए अगला सवाल देखिए। अगला सवाल देखिए क्या कह रहा है। हाँ, जिस मुद्रा में अंकित मूल्य और वास्तविक मूल्य समान हो, बराबर हो, है ना, अंकित मूल्य भी बराबर हो और वास्तविक मूल्य भी बराबर हो, उसको हम कहते हैं मेटेलिक मनी, धातु मुद्रा कहते हैं। क्या कहते हैं? धातु मुद्रा। इसमें अंकित मूल्य भी बराबर हो और वास्तविक मूल्य भी बराबर होता है, धातु मुद्रा कहलाता है। चलिए अगला सवाल देखिए क्या कह रहा है। बहुत अच्छा सवाल है। विदेशी मुद्रा जो शीघ्र बाहर चली जाती है उसे क्या कहते हैं? जी हाँ, विदेशी मुद्रा जो शीघ्र ही बाहर चली जाती है, फॉरेन करेंसी विच क्विक आउटफ्लो इज कॉल्ड। तो विदेशी मुद्रा जो शीघ्र ही बाहर चली जाए उसको हम कहते हैं गर्म मुद्रा, यानी कि हॉट मनी। ध्यान रखिएगा, हॉट मनी कोई गर्म चीज नहीं होता है, वो शीघ्र ही बाहर चली जाती है। ये विदेशी मुद्रा गर्म मुद्रा का उदाहरण है। आइए, प्लास्टिक मुद्रा या प्लास्टिक मनी का शब्द का प्रयोग किसके लिए किया जाता है? तो प्लास्टिक मनी जान ही रहे हैं आपकी, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, तो ये दोनों के लिए किया जाएगा। प्लास्टिक मुद्रा जो है यह क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड के लिए किया जाएगा। तो ध्यान रखिएगा, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड सही आंसर जो है वह हो जाएगा। ओके, चलिए हम अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल देखिए क्या कह रहा है। आइए, गर्म मुद्रा से संबंधित है। गर्म मुद्रा का तात्पर्य क्या है? अभी हमने बताया था हॉट करेंसी। क्या बताया था? हॉट करेंसी। बहुत कम समय में ये बाहर चला जाता है, यानी कि यह त्वरित निवेश वाली मुद्रा है। कैसी मुद्रा है? त्वरित निवेश वाली मुद्रा है, ठीक ना। तो ध्यान रखिएगा, त्वरित निवेश वाली मुद्रा। ओके, चलिए आगे। बिटकॉइन क्रिप्टो करेंसी का प्रचलन किसने किया था? तो बिटकॉइन क्रिप्टो करेंसी का जो प्रचलन किया था यह सतोशी नाकामोटो नामक संस्था या व्यक्ति ने किया था। जी हाँ, बिटकॉइन क्रिप्टो करेंसी का जो प्रचलन किया है यह सतोशी नाकामोटो के द्वारा किया गया है। तो ध्यान रखिएगा। ये 22वां प्रश्न देखिए क्या कह रहा है। हाँ, बहुत अच्छा सवाल है ये भी। जिस मुद्रा में वास्तविक मूल्य और अंकित मूल्य, मैं फिर एक बार बता दे रहा हूं, जो चीज दे रहा हूं कंटेंट एकदम पढ़ के जाइए, आप इत्मीनान से पढ़ के जाइए, इफ बट मत करिए। आएगा कि नहीं आएगा? 100% आएगा प्रश्न। ऐसे जगह से मैं आपको प्रश्न ही लाया हूं जो लोग ढूंढते रहेंगे प्रश्न को, ठीक है। या तो आपको एग्जाम में मिलेगा या तो पाठशाला वित्त के पर मिलेगा। तो अंकित मूल्य समान हो और वास्तविक मूल्य समान हो उसको क्या कहते हैं? जिस मुद्रा में वास्तविक मूल्य और अंकित मूल्य जो है सामान्य हो उसको क्या कहते हैं? तो उसको आप कह देंगे प्रमाणिक मुद्रा। जी हाँ, प्रमाणिक मुद्रा का उदाहरण है। अभी आप कहेंगे कि अभी तो आप कुछ और बता रहे थे, मेटेलिक मुद्रा बता रहे थे, तो यह वही है प्रमाणिक मुद्रा और मेटेलिक मुद्रा। तो ध्यान रखिएगा। आइए अगला सवाल। दुर्लभ मुद्रा से क्या अभिप्राय है? दुर्लभ का मतलब ही आपको लग रहा होगा कि बहुत आसानी से नहीं मिलेगा, सुलभ नहीं है, है ना, लग रहा होगा ना दुर्लभ का मतलब। तो ध्यान रखिएगा, जिसकी मांग अधिक हो और
आपूर्ति कम हो, मतलब मांगने वाला है 20 आदमी, 20 आदमी, और आइटम है 5 तो क्या कहेंगे, 5 की मिलेगा, बाकी 15 तो कहेंगे कि अरे यार दुर्लभ है, मिल नहीं पाएगा, लगता है कि 5 है, ये है, 20 मांगने वाला है। तो मांग अधिक हो, बाकी आपूर्ति कम हो, यानी कि विकल्प यहां पर भी ए सही होता नजर आएगा। चलिए हम आते हैं 24वें प्रश्न की ओर। 24वां सवाल देखिए क्या कह रहा है। भारत में, जी हाँ, भारत में विदेशी विनिमय संचय का रख रखाव, यानी कि फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व का रख रखाव किसके द्वारा किया जाता है? विदेशी विनिमय संचय का रख रखाव जो किया जाएगा वह किया जाएगा आरबीआई के द्वारा, यानी कि भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा भारत में विदेशी विनिमय संचय, फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व का जो है वो रख रखाव किया जाता है रिजर्व बैंक के द्वारा, ध्यान रखिएगा। आइए आते हैं आगे। एक चीज और बता दूं आपको, जब विकल्प में आरबीआई रहे और आपको कुछ भी ना समझ में आए तो आप आरबीआई के साथ जाइएगा, ठीक है? क्यों ऐसा मैं क्यों बता रहा हूं, इसका रीजन होता है, ऐसे ही नहीं मैं कुछ बता देता हूं, ठीक ना? रीजन होता है, हो सकता है गलत भी हो जाए कभी कभी, बाकी अधिकांशतः सही होगा। क्यों? क्योंकि देखिए अधिकांशतः वही ऑप्शन सही होते हैं जो मतलब ज्यादा चर्चित होते हैं, और आपको समझ में ना आए तब तो इन पर विशेष आपको फोकस करना है, ठीक है? तो भारत में मुद्रा गुणांक को किस रूप में परिभाषित किया जाता है? भारत में मुद्रा गुणांक को जो है वह रिजर्व मनी, यानी कि आरक्षित मुद्रा के रूप में परिभाषित किया जाता है। किसके रूप में? आरक्षित मुद्रा के रूप में परिभाषित किया जाता है, तो ध्यान रखिएगा। पोस्टल ऑर्डर हो गया, या डिमांड ड्राफ्ट हो गया, या चेक हो गया, है ना, तथा पत्र हो गया, ये किसके उदाहरण है? तो ये जो है ऑप्शनल है, यानी कि ऐच्छिक है ना? तो ध्यान रखिएगा, पोस्टल ऑर्डर ये सब ऑप्शनल मनी में आता है, ध्यान रखना है आपको। किस में आता है? ऐच्छिक मुद्रा में आएगा, ऑप्शनल मनी में आएगा, तो ध्यान रखिएगा। आइए अगला प्रश्न। हाँ देखिए क्या कह रहा है 27वां सवाल। मुद्रा प्रसार से क्या तात्पर्य है? मुद्रा प्रसार से क्या तात्पर्य है? तो मुद्रा प्रसार का मतलब है कि कीमतों में कंटिन्यूअस वृद्धि हो रहा है, कंटिन्यूअस राइज हो रहा है ना? तो कंटिन्यूअस राइज इन प्राइस, कीमतों में लगातार निरंतर वृद्धि हो रही है, इसको हम मुद्रा प्रसार कह देते हैं। आइए, भारत में मुद्रा निर्गमन प्रणाली किस पर आधारित है? तो भारत में जो मुद्रा निर्गमन प्रणाली है यह आपका आधारित है न्यूनतम आरक्षित प्रणाली पर, जी हाँ, मिनिमम रिजर्व सिस्टम पर आधारित है मुद्रा प्रणाली, ध्यान रखिएगा, न्यूनतम आरक्षित प्रणाली पर आधारित है, इंपॉर्टेंट है। चलिए आगे अगला प्रश्न की ओर ध्यान देते हैं, क्या कह रहे हैं 29 नंबर सवाल। हाँ, भारत में प्राथमिक क्षेत्र ऋण से क्या तात्पर्य है? प्राथमिक क्षेत्र ऋण से जो तात्पर्य है वह तात्पर्य है, प्राथमिक क्षेत्र में आता कौन कौन है? आपको पता होगा, कृषि आता है, लघु छोटा उद्योग आएगा, है ना, या कमजोर वर्ग। तो प्राथमिक क्षेत्र ऋण से संबंधित है, तात्पर्य है कृषि, लघु उद्योग एवं कमजोर वर्गों को ऋण देना, है ना? तो विकल्प यहां पर भी सही हो जाए। हम आते हैं सवाल संख्या 30 के ऊपर। व्यावसायिक बैंक का एजेंसी कार्य क्या है? तो व्यावसायिक बैंक एक ट्रस्टी के रूप में भी कार्य करता है, तो आप लगा देंगे सीधा आंसर कि ट्रस्टी के रूप में ये कार्य करेगा। ओके, चलिए सवाल संख्या 31 क्या कह रहा है देखते हैं। चलिए, भारत का केंद्रीय बैंक एवं बैंकों का बैंक किसे कहा जाता है? तो भारत का केंद्रीय बैंक रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को, मैंने आपको बताया ना कि जब कुछ ना समझ में आए तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया लगाइएगा, मैक्सिमम संभावना होगा कि सही हो जाए, ठीक है? चलिए आगे चलते हैं 32वें सवाल पर। ग्रामीण परिवारों को सीधे ऋण कौन प्रदान करता है? तो ग्रामीण परिवार को देखिए क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक तो करता ही है, जैसे आप बिहार से होंगे तो बिहार ग्रामीण बैंक है, पहले उसको मगध ग्रामीण बैंक बोला जाता था, फिर मध्य बिहार ग्रामीण बैंक है ना, फिर पंजाब नेशनल बैंक हो गया, सम्मिलित हो गया उसी में, तो ये तो देता ही है। बाकी लैंड डेवलपमेंट बैंक्स भी देता है, मतलब भूमि विकास बैंक भी देता है, और सहकारी बैंक भी ग्रामीण परिवारों को सीधा लोन उपलब्ध कराता है। तो क्या हो जाएगा? ऑल ऑफ दी एबव। ओके, तो ध्यान रखिएगा विकल्प डी सही हो जाएगा। आइए अगला सवाल। भारत में व्यावसायिक बैंकों के सृजन एवं नियंत्रण का कार्य कौन करता है? व्यावसायिक बैंक, कॉमर्शियल बैंक को रेगुलेट कौन करेगा? सीधा सवाल आपसे पूछा जा रहा है कि कॉमर्शियल जो बैंक है इसको रेगुलेट कौन करेगा? मैंने फिर बताया कि जब कुछ ना समझ में आए
तो इस ये आरबीआई लगा के निकल लेना है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया भारत में व्यावसायिक बैंकों के सृजन का नियंत्रण एवं कंट्रोल जो है वो करता है। ओके, चलिए, भारत का पहला इस्लामिक बैंक कहाँ स्थापित किया गया था? तो ये किया तो शुरुआत तो हुआ था कोझिकोड केरल में, ध्यान रखिएगा, बहुत ज्यादा ये इंपॉर्टेंट नहीं है, बाकी आ गया तो बताते रहो। चलिए, लघु उद्योग क्षेत्र के विकास हेतु कौन सा बैंक कार्य करता है? तो लघु उद्योग, तो ध्यान रखिएगा आप, स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक। अब आप ध्यान दे देंगे, स्मॉल इंडस्ट्री डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, तो यही तो है लघु उद्योग, सीड भी है ना, तो यही तो बिल्कुल आसान आप कर देंगे। ठीक है, कुछ चीजों को समझना है, ऑप्शन में केवल आरबीआई ही मत ढूंढिएगा, कहिएगा यहां भी तो है, लपेट दे क्या, तो लपेटना नहीं है। हर बार जब कुछ ना समझ में आए तब, अब ऐसा नहीं कि कुछ पढ़े नहीं किए हैं और सब में लगाते गए तो कैसे रिजल्ट होगा। नाबार्ड किन बैंकों को पुनर्वित्त प्रदान करता है? मोस्ट इंपोर्टेंट सवाल, ये प्रश्न कहीं छप न जाए एग्जाम में, इस पर ज्यादा फोकस करिएगा आपको। नाबार्ड जो पुनर्वित्त रीफाइनेंस देता है, उपलब्ध कराता है, वो देता है किसको? अनुसूचित बैंक को देता है, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक को भी देता है, यानी कि अब हो जाएगा उपरोक्त सभी, ऑल ऑफ दी एबव, सभी को देगा, राज्य भूमि विकास बैंक को भी देगा। ये अगला सवाल आपके मोबाइल पर ये रहा, जानबूझकर ऋण न चुकाने वाले उधारकर्ता को क्या कहते हैं? मतलब आप समर्थ हैं कि चुका देंगे, आपके पास दौलत है, लेकिन आप जानबूझ के नहीं चुका रहे हैं, कह रहे जो होगा देख लेंगे, तब आपको संज्ञा दी जाती है विलफुल डिफॉल्टर की। किसकी संज्ञा दी जाती है? विलफुल डिफॉल्टर की आपको संज्ञा दी जाती है, तो आप बी ऑप्शन सही हो जाएगा सही। तो ध्यान रखना है, विलफुल डिफॉल्टर आप कहे जाएंगे। आइए, भारतीय रिजर्व बैंक मुद्रा निर्गमन किन के बदले करता है? तो भारतीय रिजर्व बैंक मुद्रा निकालता है किसके बदले पता है? वह सोना जितना है उसके बदले, और विदेशी प्रतिभूति भी रहेगा, और सरकार की प्रतिभूति, यानी कि उपर्युक्त सभी रहेगा। तो ध्यान रखिएगा, बैंक जमाओं में वृद्धि होने पर मुद्रा आपूर्ति पर क्या प्रभाव पड़ता है? बैंक जमा में अगर वृद्धि हो गया, ठीक है, तो मुद्रा आपूर्ति जो है वो घटेगा, सीधी सी बात है, मुद्रा की आपूर्ति जो है वो घटेगी। चलिए, नाबार्ड की स्थापना किस समिति? तो शिवरमन सी समिति, और कब हुआ था? तो बताया था 12/7/82। पंचवर्षीय योजना कौन था? तो बताएंगे सर, छठवीं बताए थे, 80 से 85 वाला। याद हो गया सर? बहुत अच्छे से याद हो गया। चलिए, अगला सवाल पर आते हैं। चलिए, भारत में मुद्रास्फीति दर की माप किस आधार पर की जाती है? तो भारत में मुद्रास्फीति दर की माप किस आधार पर की जाती है? तो मुद्रास्फीति दर की जो माप है वह आपका किया जाएगा किस पर? ध्यान दीजिए, 4 ऑप्शन है, उपभोक्ता मूल्य सूचकांक, थोक मूल्य सूचकांक, श्रमिक जीवन निर्वाह सूचकांक, या सभी। तो ध्यान रखना है, मुद्रास्फीति की दर जो माप की जाती है आधार की, वह उपभोक्ता सीपीआई पर की जाती है, आपको ध्यान रखना है, सीपीआई। ओके, चलिए आगे चलते हैं, अगला प्रश्न। हाँ, औद्योगिक कर्मकारों के लिए उपभोक्ता मूल्य सूचकांक कौन जारी करता है? औद्योगिक कर्मकारों के लिए उपभोक्ता मूल्य सूचकांक जो जारी करता है वह जारी करता है, खोज रहे हैं आरबीआई ऑप्शन? तो ध्यान रखिएगा, आरबीआई ऑप्शन में नहीं रखेगा, ध्यान रखिएगा, ये कर्मकारों के लिए है, कर्मकारों के लिए है भैया, तो रोजगार और श्रम मंत्रालय, ठीक ना, लेबर एम्प्लॉयमेंट जो है, मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एम्प्लॉयमेंट, इसके द्वारा किया जाता है, कर्मकारों से संबंधित है, तो ध्यान रखिएगा, कभी कभी लॉजिक भी लगाना है, आरबीआई ही मत ढूंढिएगा खाली। मुद्रास्फीति के कारण अर्थव्यवस्था में क्या परिवर्तन आते हैं? कोई भी बता देगा, मुद्रास्फीति के कारण क्या परिवर्तन आएंगे? तो वस्तुओं के मूल्य में वृद्धि हो जाएगी, भाई मुद्रास्फीति होगी तो वस्तु के मूल्य में वृद्धि होगी, तो जाहिर सी बात है कि मुद्रा के मूल्य में कमी हो रही है, यानी कि ए और बी दोनों। चलिए अगला प्रश्न आते हैं, फिलिप्स वक्र क्या दर्शाता है? फिलिप्स कर्व क्या शो करता है? तो फिलिप्स वक्र जो है वह देखिए क्या दर्शाएगा, मुद्रास्फीति और आर्थिक वृद्धि का संबंध? नहीं सर, ये तो नहीं दर्शाएगा। हाँ, तो क्या दर्शाएगा? ये बेरोजगारी और मुद्रास्फीति के बीच के संबंध को दर्शाता है, फिलिप्स वक्र। तो ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है ये। वाणिज्य बैंक सरकार को किस माध्यम से उधार देता है? वाणिज्य बैंक जो होता है वो सरकार को भी उधार देता है,
और वह देता है SLR, वैधानिक तरलता अनुपात के माध्यम से। जी हाँ, SLR के माध्यम से। चलिए अगला सवाल देखिए क्या कह रहे हैं। भारत में व्यापारिक बैंकों की देनदारियों में सबसे महत्वपूर्ण अंश किसका है? व्यापारिक बैंकों की देनदारियों में सबसे महत्वपूर्ण अंश जो है यह है फिक्स्ड डिपॉजिट का। फिक्स्ड डिपॉजिट का सबसे अहम रोल है, महत्वपूर्ण है। व्यापारिक बैंक की देनदारी में सबसे महत्वपूर्ण रोल फिक्स्ड डिपॉजिट का है, तो ध्यान रखिएगा। आइए, हेलीकॉप्टर मुद्रा की अवधारणा का प्रतिपादन किसने किया था? हेलीकॉप्टर मुद्रा। तो हेलीकॉप्टर मुद्रा जो है, अब याद रखिएगा, हेलीकॉप्टर कहाँ उड़ता है? फील्ड में ही उड़ेगा ना, फील्ड रहेगा, उड़ान के लिए उसको फील्ड चाहिए ना। तो हेलीकॉप्टर मुद्रा, तो फ्रीडमैन याद रखिएगा, मिल्टन फ्रीडमैन हेलीकॉप्टर मुद्रा का प्रतिपादन किया था। तो ध्यान रखिएगा, फ्रीडमैन हो जाएगा सही आंसर। आइए अगला सवाल। वह स्थिति जब मुद्रास्फीति और मंदी एक साथ उत्पन्न हो जाए, मुद्रास्फीति भी आ गया और मंदी भी आ गया, तो उसको क्या कहेंगे? तो उसको कहेंगे स्टैगफ्लेशन। जी हाँ, स्टैगफ्लेशन कहेंगे उसको। मुद्रास्फीति भी आ जाए और मंदी भी आ जाए तो कहेंगे स्टैगफ्लेशन। है ऑप्शन में कहीं? हाँ देखिए, सी ऑप्शन में है स्टैगफ्लेशन। क्लियर हो गया? ओके सर, क्लियर है। आइए 49वां प्रश्न ध्यान देते हैं। ऋण की सीमा में परिवर्तन करना, ऋण मतलब कर्ज ना, ऋण की सीमा में परिवर्तन करना साख नियंत्रण की किस विधि से संबंध है? आपको रटने की कोशिश नहीं करना है, बाकी आप खाली देखते जाइए, आप चीजों को एग्जाम में निकाल लेंगे। ठीक है, एग्जाम में इस क्वेश्चन को आप निकाल ले जाएंगे कि हाँ हमने ये लगाया था ऑप्शन में। तो गुणात्मक साख नियंत्रण होगा। ऋण की सीमा में परिवर्तन करना किस साख नियंत्रण की विधि है? तो गुणात्मक साख नियंत्रण की। आइए, मुद्रास्फीति और मंदी, तो मैं बता दिया कि स्टैगफ्लेशन, बता दिया ना ये प्रश्न, तो दोबारा रिपीट हो गया। हाँ चलिए 51वां प्रश्न। अपस्फीति, जी हाँ, अपस्फीति का बाजार पर क्या प्रभाव पड़ता है? अपस्फीति का बाजार पर प्रभाव पड़ता है कि मूल्य में गिरावट आ जाती है। अपस्फीति जो होता है तो सामान्य मूल्य स्तर में जो आती है गिरावट आ जाएगी, ये होता है अपस्फीति। ठीक है, चलिए स्थायी कोर, मुद्रास्फीति की गणना में किन घटकों को शामिल नहीं किया जाता है? तो मुद्रास्फीति की गणना जब होती है तो उसमें खाने वाला भोज मतलब फूड आइटम और ईंधन को, इन दोनों को शामिल नहीं करते हैं, तो हो जाएगा सी ऑप्शन, ए और बी दोनों सही। आइए अगले सवाल की ओर देखते हैं, रुख करते हैं 35वां प्रश्न। मौद्रिक नीति की समीक्षा हर 2 महीने पर की जाती है, ये तो जानते ही होंगे आप लोग, है ना। मौद्रिक नीति का निर्माण भारत में किसके द्वारा किया जाता है भैया? तो मौद्रिक नीति का जो निर्माण है यह आपके ही बैंक भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा किया जाएगा, है ना। मौद्रिक नीति तो रिजर्व बैंक के द्वारा किया जाएगा। आइए, रेपो रेट, रेपो रेट वही जो कर्ज लेना देना होता है, रेपो एक होता है और एक रिवर्स रेपो रेट होता है। तो रेपो रेट जो है यह नियमन कौन करता है? तो यह भी भारतीय रिजर्व बैंक ही करता है रेपो रेट का। ठीक ना, ध्यान रखिएगा। बहुत अच्छा सवाल है और इसको रट लीजिएगा। एक, नाबार्ड किनको पुनर्वित करता है वो वाला, और एक ये वाला। मोस्ट 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 इंपोर्टेंट है, रटना है इसको। वह दर जिस दर से कम पर बैंक कर्ज नहीं दे सकता है क्या कहलाता है? मिनिमम रेट बताइए जो उससे कम पर कर नहीं मिलेगा, तो वो होता है बेस रेट, आधार रेट। ध्यान रखिएगा, आधार का मतलब जब आप घर बनाते हैं तो सबसे नीचे क्या बनाते हैं? आधार बनाते हैं ना नीचे, तो वो मिनिमम है, उससे नीचे अब नहीं आप होगा, तो वही होता है बेस। अब वो बेस हो गया, आधार हो गया, अब उससे नीचे नहीं जा सकता है, मतलब उसको बेस रेट कहते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है। एक बच्चा मिला था, वो इकोनॉमिक्स पढ़ रहा था, अच्छा पढ़ रहा था, शायद इकोनॉमिक्स से ही वो आगे भी पढ़ाई कर रहा था। तो हमने उनसे पूछ दिया कि बताइए वह रेट जिस पर बैंक उससे कम पर ऋण कर्ज नहीं दे सकता है। तो उन्होंने कहा प्रश्न तो बहुत अच्छा है लेकिन मैंने पढ़ा नहीं है, और यह प्रश्न जो है ना बिहार पुलिस में चिपकाया गया है, पूछा गया है, इसलिए मैं इस पर इतना फोकस कर रहा हूं, ध्यान रखिएगा। ठीक है, आधार रेट होगा। चलिए, भारतीय रिजर्व बैंक के पास, ठीक है, वाणिज्यिक बैंकों के कुल जमा एवं आरक्षित राशि का जो भाग रखा जाता है वह क्या कहलाता है? तो वह कहलाता है नकद आरक्षित अनुपात, CRR। ठीक है, ध्यान रखिएगा। आगे 58वां प्रश्न देखिए क्या कह रहे हैं। ऑपरेशन ट्विस्ट की शुरुआत की गई थी भारत में
तो रिजर्व बैंक के द्वारा की गई थी, ध्यान रखिए। राज्य भविष्य निधि किस कोष में जमा करती है? राज्य भविष्य निधि जो है यह बचत कोष में जमा करती है, ठीक ना, राष्ट्रीय बचत कोष में होता है जमा। चलिए आइए, जब किसी अर्थव्यवस्था में आपूर्ति मांग से अधिक हो जाए और कीमत गिरने लगे तो उसे क्या कहते हैं? ध्यान रखिएगा, आपूर्ति जो है वो मांग से अधिक हो जाए, मतलब मांग रहा है 5 गो और देने वाला है क्या गो? 6 गो, तो क्या होगा? अधिशेष हो जाएगा, ठीक है, अधिशेष हो जाएगा, ध्यान रखिएगा, अधिशेष। सही आंसर आपको चूज करना है, ठीक है। आइए अगला प्रश्न, वे कर्ज या वे ऋण जिनकी ब्याज दर समय समय पर बदलती रहती है तो वो होता है फ्लोटिंग रेट, उसको कहते हैं फ्लोटिंग रेट, है ना। फ्लोटिंग मतलब वो इधर उधर हो रहा है, बदल रहा है, चेंजेस हो रहा है, तो फ्लोटिंग रेट कह देंगे। आइए अगला सवाल, भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा बैंक दर कम करने का मुख्य प्रभाव क्या होता है? तो भारतीय रिजर्व बैंक अगर बैंक दर कम करती है तो तरलता जो है वो बढ़ना शुरू हो जाएगा। ध्यान रखिएगा, बैंक दर कम करेगा तो तरलता जो है वो बढ़ना शुरू हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न, मुद्रास्फीति की स्थिति में इनमें से किसे सबसे अधिक हानि होगा? जब मुद्रास्फीति होगा तो हानि किसको होगा? ध्यान रखिएगा, तो हानि होगा पेंशनर को, सर्वाधिक हानि की बात की जा रही है, ठीक है, सबसे अधिक की, तो सबसे अधिक जो है वो पेंशन भोगी को हानि हो जाएगा जब मुद्रास्फीति होगा तब, ठीक है, तो ध्यान रखिएगा। अब मुद्रा संकुचन होगा तो सबसे ज्यादा लाभ किसे होगा? तो भैया जो कर्ज लिए हुए है, अब मुद्रा संकुचन हो गया तो आपको हो जाएगा लाभ, कर्ज लिए हुए है उसको लाभ हो जाएगा, तो ऋणी को हो जाएगा लाभ, ध्यान रखिएगा। आइए अगला सवाल, औद्योगिक प्रतिभूतियों के अंतर्गत किसे शामिल किया जाता है? तो औद्योगिक प्रतिभूतियों के अंतर्गत शेयर और डिवेंचर को शामिल किया जाता है। किसको? औद्योगिक प्रतिभूति के अंतर्गत शेयर और डिवेंचर को शामिल किया जाता है, तो ध्यान रखिएगा 62 का ए सही हो जाएगा। आइए, मानव पूंजी में बढ़ता हुआ विनियोग क्या अग्रसर करता है? मानव पूंजी में बढ़ता हुआ विनियोग आपको कुशलता में, स्किल डेवलपमेंट, सीधा याद रखिएगा, स्किल डेवलपमेंट जो है वह अग्रसर करता है। आइए, गिल्ट एज बाजार किससे संबंधित है? गिल्ट एज बाजार जो है वह संबंधित है आपके किससे? 4 ऑप्शन है आपके सामने, ध्यान, निजी प्रतिभूतियां, विदेशी मुद्रा, सरकारी प्रतिभूतियां या औद्योगिक शेयर। तो गिल्ट बाजार जो है वह सरकारी प्रतिभूतियों से संबंधित है, ध्यान रखिए। भारत का औद्योगिक वित्त निगम किस रूप में कार्य करता है? तो भारत का औद्योगिक वित्त निगम विकास बैंक के रूप में कार्य करता है, ये भी रट लीजिएगा, इंपॉर्टेंट सवाल है। विकास बैंक, डेवलपमेंट बैंक के रूप में कार्य करता है भारत का औद्योगिक वित्त निगम, एकदम लाइन बाय लाइन रट लीजिए जो बता दे रहा हूं जिसको। चलिए, मुद्रा बाजार का नियमन और नियंत्रण किसके द्वारा किया जाता है? मुद्रा बाजार जो है उसका नियमन और नियंत्रण तो यह आरबीआई के द्वारा ही किया जाता है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। एसबीआई नहीं लगाना है, आरबीआई लगाना है, ये ध्यान रखना है आपको। 70वां प्रश्न देखिए क्या कह रहा है, भारतीय अर्थव्यवस्था में खुले बाजार परिचालन का अर्थ क्या है? ओपन मार्केट, है ना। ओपन मार्केट का मतलब क्या है भैया भारतीय अर्थव्यवस्था में? तो ओपन मार्केट का मतलब है कि आरबीआई सरकारी प्रतिभूतियों का क्रय विक्रय, आरबीआई के द्वारा सरकारी प्रतिभूतियों का क्रय और विक्रय करना, यही खुले बाजार का परिचालन है। आइए, 71वां प्रश्न, भारत के विनिवेश आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? भारत के विनिवेश आयोग के जो प्रथम अध्यक्ष थे उनका नाम था जीबी रामकृष्णन, जी हाँ, जीबी रामकृष्णन, तो ध्यान रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न 72 नंबर, कोई बाजार क्रेता बाजार कब कहलाता है? क्रेता मतलब कि खरीदने वाला, है ना, तो क्रेता बाजार कब कहलाएगा? जब पूर्ति मांग से अधिक हो, ध्यान रखिएगा, समझिएगा। खरीदने वाले आप लोग 3 आदमी हैं, ठीक है, और दुकान है यहां पर 10 गो दुकान है, एक नहीं 10 दुकान है, खरीदना है 3 आदमी को, तो ये 10 सोचेगा कि हमसे ले जाए, हमसे ले जाए, हमसे ले जाए, हमसे ले जाए, हमसे ले जाए। करेगा क्या कि ये सस्ता देगा, ये उससे भी थोड़ा सस्ता देने का प्रयास करेगा, ये सोचेगा और थोड़ा 2 पैसा सस्ता दे दे, ये और 2 पैसा सस्ता, या आप भी क्या कराइएगा, मोल मोलाई कराइएगा कि भाई ये बगल वाला तो 5 का दे रहा है यार, तुम कैसे 6 का दे रहे हो,
तो हुआ क्या कि यहाँ आपकी चलेगी, ठीक है, यहाँ चलेगी आपकी, कहेगा अच्छा 5 का दे रहा है तो चलिए 5 का हम भी दे देंगे, तो ये आपके हिसाब से ये सामान दिया है, ठीक है, इसको कहेंगे क्रेता बाजार। विक्रेता बाजार में क्या हो जाएगा, खरीदने वाले हैं 20 लोग, जैसे गांव में 100 घर होता है, 200 घर होता है और दुकान होता है एक, तो गांव में अक्सर देखेंगे कि दुकानदार थोड़ा सा महंगा आपको सामान देगा। क्यों देगा महंगा, क्योंकि जान रहा है कि हम बेचने वाले एक हैं, आप खरीदने वाले 10 हैं, ठीक है। आप जाएंगे कहां, तो वो हो जाएगा विक्रेता बाजार। मुझे उम्मीद है कि अच्छे से आप समझ गए हो। क्रेता बाजार तो मांग जो है यह पूर्ति से क्या है, कम है ना, पूर्ति है मांग से अधिक होना चाहिए, ज्यादा पूर्ति रहे, मांगे वाला कम है और सामान ज्यादा है, तो 72 का देखिए सही हो जाएगा। आइए 73, भारत के प्रमुख शेयर बाजारों में सर्वाधिक कारोबार किसमें होता है, तो सर्वाधिक कारोबार होता है राष्ट्रीय स्टॉक एनएसई में होता है, ध्यान रखिएगा, किसमें होता है, राष्ट्रीय शेयर मार्केट शेयर बाजार में। तो यहां पर देखिए बी विकल्प सही हो जाएगा। आइए 74वें प्रश्न पर हम लोग आ गए हैं। अंतरराष्ट्रीय नकदी समस्या किससे संबंधित है, अंतरराष्ट्रीय नकदी समस्या जो संबंधित है वह संबंधित है डॉलर व अन्य मुद्राओं की अनुपलब्धता से। जी हाँ, डॉलर और अन्य मुद्रा की अनुपलब्धता से। ब्लू चिप कंपनी का क्या तात्पर्य है, तो ब्लू चिप कंपनी बड़ी प्रतिष्ठित कंपनियां होती हैं, उसे ब्लू चिप कंपनी कहा जाता है। यह भी महत्वपूर्ण सवाल है, तो ध्यान रखिएगा, ब्लू चिप कंपनी बड़ी प्रतिष्ठित कंपनी है ना। ऐसा मत समझिए कि ब्लू चिप बनाता होगा मोबाइल वोबाइल का, यह नहीं होता है। सरकारी बैंकों को नियंत्रित करने वाला मंत्रालय कौन सा है, सरकारी बैंकों को नियंत्रित करने वाला मंत्रालय पूछा है ना आपसे, आपसे क्या पूछा है, मंत्रालय, तो वित्त मंत्रालय आप बता दीजिएगा, सही हो जाएगा। आइए, जब अब यहां कुछ लोग ज्ञान देंगे, भाई मंत्रालय पूछ रहा है, ज्ञान की आवश्यकता नहीं है, मंत्रालय पूछ रहे हैं तो मंत्रालय आप बताइएगा। चलिए, जब आय बढ़ने के साथ कर की भी दर बढ़ जाए, आय तो बढ़ा है, इनकम बढ़ा है, लेकिन टैक्स का भी दर बढ़ गया, तो उसको प्रोग्रेसिव टैक्स कहते हैं, प्रगतिशील कर कहते हैं, ध्यान रखिएगा। आइए अगला सवाल, कॉर्पोरेट टैक्स किस पर लगाया जाता है, तो कॉर्पोरेट टैक्स जो है यह घरेलू पर लगाया जाता है और विदेशी कंपनियों पर भी यह लगाया जाता है, तो दोनों पर होगा, घरेलू व विदेशी दोनों पर। व्यक्तिगत एवं सामाजिक रूप से हानिकारक वस्तुओं पर लगाए जाने वाला कर क्या कहलाता है, याद कर लीजिए, व्यक्तिगत एवं सामाजिक रूप से हानिकारक जो होता है उस पर सीन टैक्स लगता है, क्या लगता है, सीन टैक्स, तो ध्यान रखिएगा सीन टैक्स होगा। आइए, काले धन को सफेद करना है, यानी कि आप जैसे कपड़े को सफेद करना होता है, चमकाना होता है, तो लॉन्ड्री में भेजते हैं, वैसे ही काले धन को भी सफेद करना है तो मनी लॉन्ड्रिंग कहलाती है। टैक्स चोरी नहीं कहलाएगा, टैक्स प्लानिंग नहीं कहलाएगा, मनी लॉन्ड्रिंग कहलाएगा। आइए, गार, जी हाँ, GAAR का पूर्ण रूप क्या है, पूछ सकता है कि गार का फुल फॉर्म क्या है, ध्यान रखिएगा। तो गार का फुल फॉर्म है जनरल एंटी अवॉइडेंस रूल। जी हाँ, जनरल एंटी, कहां गया एंटी वाला, तो एक ही है ना, ए ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए, मोडवैट व सेनवैट किससे संबंधित है, तो मोडवैट और सेनवैट जो संबंधित है यह केंद्रीय उत्पाद शुल्क से संबंधित है, सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी से संबंधित है। आइए, समसामयिक कर सरचार्ज किस श्रेणी में आता है, सरचार्ज जो आता है यह उपकर के अंतर्गत आता है, किसके अंतर्गत आता है, उपकर के अंतर्गत आता है, तो ध्यान रखिएगा उपकर सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न, क्षमता सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था, तो क्षमता सिद्धांत का प्रतिपादन कहीं कहीं आपको एडम स्मिथ मिल जाएगा, बाकी कैसल जो है वो राइट आंसर है, क्षमता सिद्धांत का कैसल ने किया था। चलिए, करदाता की पहचान के लिए, ध्यान रखिएगा, अभी आप लोग पैन कार्ड का उपयोग करते हैं ना, तो इसके पहचान के लिए हुआ था कि टीन कार्ड होगा, टीन कार्ड, पैन कार्ड की जगह पर टीन कार्ड है ना, टीन कार्ड, टीन कार्ड का प्रचलन के लिए इन्होंने सुझाव दिया था, और यह दिया था राजा चलैया समिति के द्वारा, कहा कि नहीं पैन कार्ड की जगह टीन कार्ड रखिए, ये करदाताओं को पहचाना जाएगा, तो ये हो जाएगा सही आंसर, टीन कार्ड, राजा चलैया। आइए अगला सवाल, बाजार की सकारात्मक गतिविधियों से उत्पन्न नकारात्मक प्रभाव पर आरोपित टैक्स को क्या कहा जाता है, तो यह पिगुवियन टैक्स, पिगु या पिगुवियन टैक्स कहा जाता है, ध्यान रखिएगा, अंग्रेजी वाला आइएगा तो पिगुवियन आपको यहाँ पर मिल जाएगा, ठीक है ना, पिगुवियन टैक्स हो जाएगा। तो ध्यान रखिएगा, बाजार की सकारात्मक गतिविधियों से उत्पन्न नकारात्मक प्रभाव पर आरोपित टैक्स को पिगु कर या पिगुवियन कर कहते हैं। हम आते हैं 87वें प्रश्न के ऊपर, राजस्व घाटे में से
पूंजी संपत्तियों के सृजन हेतु अनुदान को अगर हम घटाते हैं तो प्रभावी राजस्व घाटा हमको प्राप्त होता है। राजस्व घाटा में से पूंजी परिसंपत्तियों के सृजन हेतु अनुदान को घटाते हैं तो हमको प्रभावी राजस्व घाटा प्राप्त हो जाता है। अगला सवाल देखिए, जब कुल राजस्व व्यय से कम हो तो उसे हम क्या कहते हैं? कुल राजस्व प्राप्तियां हैं, कुल व्यय से कम हो तो उसे राजस्व घाटा ही कहते हैं। ठीक है, चलिए, केंद्र सरकार के बजट घाटों का घटता हुआ सही क्रम, बढ़ता हुआ नहीं घटता हुआ आपसे पूछ रहा है कि घटता हुआ सही क्रम, तो घटता हुआ सही क्रम हो जाएगा राजकोषीय पहले में आएगा, तो राजकोषीय तो इसमें भी है। ठीक है, प्राथमिक सबसे लास्ट में आता है, तो ध्यान रखना है, एक ही में है प्राथमिक सबसे लास्ट में, तो ध्यान रखिएगा राजकोषीय, आगम और प्राथमिक। चलिए, भारत में राजकोषीय नीति का निर्धारण कौन करता है? तो भारत में राजकोषीय नीति का निर्धारण वित्त मंत्रालय के द्वारा किया जाता है। किसके द्वारा? फाइनेंस मिनिस्टर। चलिए, यदि प्राथमिक घाटे में ब्याज भुगतान जोड़ दिया जाए तो वह किसके बराबर होगा? तो प्राथमिक घाटे में ब्याज के भुगतान को जोड़ते हैं तो वह राजकोषीय घाटा बन जाता है। क्या बन जाता है? राजकोषीय घाटा। तो विकल्प यहां पर 20 सही हो जाएगा। आइए, भारत का पहला अंतरिम बजट षणमुखम चेट्टी के द्वारा किया गया था, ध्यान रखिएगा। आइए, अगला प्रश्न 93वां, भारत की पूर्णकालिक महिला वित्त मंत्री तो निर्मला सीतारमण, ये जानते ही होंगे आप लोग। सनसेट बजट को सूर्यास्त बजट भी कहते हैं, है ना? अच्छा, सूर्यास्त का मतलब ही तो है सनसेट, तो हम नया क्या बता दिए, सनसेट मतलब सूर्यास्त बजट। ठीक है, अब इसका एक और नाम है जीरो बेस बजट, यानी शून्य आधारित बजट भी इसको कहते हैं, तो ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, ये भी महत्वपूर्ण है, ध्यान रखना है। आइए, 95, आर्थिक मंदी के समय, कब? आर्थिक मंदी जब होती है उत्पन्न, राजकोषीय नीति में कौन सा उपाय अपनाया जाता है? तो आर्थिक मंदी के समय सार्वजनिक व्यय में वृद्धि किया जाता है। किसमें? सार्वजनिक व्यय में वृद्धि किया जाता है, तो ध्यान रखिएगा, सार्वजनिक व्यय में वृद्धि, करों में वृद्धि नहीं, व्यय में कटौती नहीं, ऋण में कटौती नहीं, सार्वजनिक व्यय में वृद्धि किया जाता है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा। अगला, राष्ट्रीय स्तर पर कृषि विपणन सहकारी संस्थाओं का शीर्ष संगठन कौन है? जी हाँ, राष्ट्रीय स्तर पर जो कृषि विपणन सरकारी संस्था है उसका नाम है नेफेड। जी हाँ, क्या नाम है? नेफेड। एक आपसे विनम्र निवेदन है कि आप नेफेड का फुल फॉर्म, नाबार्ड का फुल फॉर्म आप कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए, चाहे जहां से लिख दीजिए, खोज के लिख दीजिए। अब ऐसा क्यों बता रहा हूं, सुन लीजिए, मैं भी लिख सकता था, मैं भी बता दे सकता था, बट आप खुद से लिखेंगे, खोजेंगे, सर्च करेंगे तो आपको ये याद हो जाएगा, और ये दोनों ऐसा है कि एग्जाम में इसका फुल फॉर्म पूछ देता है, तो ध्यान रखिएगा, खोज के आप लिखिए जरूर। जितने लोग आखिरी तक हैं उनको लिखना है, लिखेंगे तभी मैं समझूंगा कि आप ईमानदारी से देख रहे हैं। आइए, अगला प्रश्न, सरकार खाद्यान्न की खरीद किस मूल्य पर करती है? तो जानते हैं कि न्यूनतम समर्थन मूल्य, ये नया क्या है इसमें? 97। आगे देखते हैं, समाप्त हो गया। 3 प्रश्न इसमें भी कंजूसी कर लिया गया है आपके केके सर के द्वारा, तो ध्यान रखिएगा, कट गया होगा, कंजूसी मैं नहीं करता हूं, कट गया होगा। 97 प्रश्न थे, सारे के सारे धमाकेदार प्रश्न थे, लाजवाब प्रश्न थे। ऐसे प्रश्न आपको या तो एग्जाम में दिखाई देंगे या तो फिर केके सर के यहाँ। ठीक है, बाकी ईमानदारी से पढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए। अभी और आएगा अर्थशास्त्र का जो क्लास है वो और आएगा, उसको देखिएगा और तैयारी करिए। तो फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।